तो जी कैसे हो आप सभी? बढ़िया ही होंगे। पिछले दोनों वीडियोस देख लिए होंगे, है ना? अच्छे से देखना भाई, कोशिश करना। आखिर एग्जाम है, परीक्षाएं हैं। 9th 10th वालों, 8th वालों, मेहनत करो खूब, अच्छे मार्क्स लो और स्किल इम्प्रूव करो अपनी। मतलब किसी भी चीज में आपका कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट निखारो, क्योंकि स्टडी के साथ साथ आजकल थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना भी बहुत जरूरी है। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मैंने क्यों कहा? 1 मिनट है, मैं डस्टर ले लेती हूँ। क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो साइंटिस्ट है या साइंस की लाइन है, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है, आईएएस आईपीएस है, आपको थोड़ा स्किलफुल होना जरूरी है। और एक बात और, मैंने कहा था मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को हेल्दी रखो, फिट रखो, अपने माइंड को कूल एंड काम रखो। आजकल के बच्चों में ना एरोगेंसी बहुत आ गई है, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उस गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका है मेडिटेशन। हर चीज में होना चाहिए। अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो उसको निखारो। जैसे मुझे हारमोनियम बजाना बहुत पसंद है, कविताएं लिखना बहुत पसंद है, पढ़ाना तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है। आखिर शुरुआत तो जैसे तैसे हुई, बट अभी चॉइस भी है, जुनून भी है, और कुछ अलग करने की भी रहती है, कोशिश की। जैसे शादी को 1 साल हो गया और वीडियो शुरू कर लिया, है ना? 1 साल पहले से ही शुरू, मतलब 9 महीने हुए तब भी मैंने वीडियो शुरू कर लिए थे। और रिसेंटली अभी 1 साल पूरा भी हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, तो मुझे थोड़ी अर्निंग अच्छी सी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, मेरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई पैसा नहीं लेता, सबकी भलाई के लिए सोच रहा है। और आप अच्छे से पढ़िए, सीखिए, जानिए, कोशिश कीजिए। जो आपको नहीं आता कमेंट बॉक्स में डाल दो। जो देखते हैं उनमें तो बहुत सौ के पास पर्सनल नंबर है, बात कर सकते हैं। जो नए हैं वो प्लीज अपना प्रश्न या अपना सवाल या अपना उत्तर या अपने मन की कोई शंका कमेंट बॉक्स में डाल दे, मैं उत्तर दूंगी। रोज चेक करती हूँ कि कौन देख रहा है कौन नहीं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं समाज की ओर। ऑफ कोर्स चैनल है पढ़ाने के लिए, तो मैं टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मेरा काम क्या है? अभी भी समाज की ओर जाना। समास खत्म नहीं हुआ था, मैंने कहा था अभी भाई कौन सा बाकी है? अव्ययी भाव। अब अव्यव, अव्ययी भाव का मतलब जिसमें अव्यव आता हो, वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव। चलिए, अव्यव आता हो वो अव्ययी भाव समास है। इससे पहले हमने द्वंद्व, बहुव्रीहि और तत्पुरुष कर लिया, कर्मधारय द्विगु कर लिया। बहुव्रीहि कर्मधारय के अंदर मैंने अंतर भी स्पष्ट करके बता दिया, उनके कुछ उदाहरण भी बताए, परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी बताए, है ना? तो अब मैं आपको चाहती हूँ, किसी बीए के बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैडम आप इस तरह से बता सकते हो क्या? तो मैंने उनको उनके पर्सनल नंबर से मैंने उनको उत्तर दिया था। तो आप भी देखिए, अव्यव जहां आए वो अव्ययी भाव है, लेकिन अव्यव कहां होगा? समास में पहला पद अव्यव हो, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यव हो, पहला पद क्या हो? अव्यव हो, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। कैसे? देखें, जाने। आमरण, चलिए पहले इसको 2 भागों में डाल लेते हैं, 2 पदों में, आ और मरण। मरण यानी मृत्यु। क्लियर है? समझ में आया इतना? अब आमरण, अब मरण तक, इसका पूरा अर्थ क्या आएगा? मरण तक। इसमें आ क्या है? अव्यव है। आ क्या है? अव्यव है, अर्थात आमरण, इसका पूरा अर्थ क्या निकला? मरण तक। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनका पूरा संयुक्त अर्थ क्या आता है? मरण तक। आमरण, मरण तक। तो इसमें मुख्य बिंदु कौन सा है? आ क्या है? पहला पद। और पहला पद क्या कह रहा है? मैं अव्यव हूं। हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में शायद मैं ये बात बोलती हूँ, शायद भी पक्का ही बोलती हूँ कि हिंदी क्या है? तथ्यपूर्ण है, वैज्ञानिक भाषा है, लॉजिक भाषा है। खुद ही कह देती है। मेरा प्रश्न ये है, कहाँ उलझ रहे हो? उत्तर तो इसी में है। हिंदी खुद ही अपने सवालों के जवाब दे देती है, बस यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखिए एक और उदाहरण। प्रतिदिन 2 भागों में डिवाइड कर लो। प्रति
और दिन। प्रति का क्या होगा? रोज। रोज को हम क्या कह सकते हैं? प्रत्येक। तो इसका क्या बन जाएगा? प्रत्येक दिन। तो दिन की परिभाषा प्रत्येक पर अर्थात रोज पर है, तो इसमें प्रति क्या हो गया? अवयव। क्या कहलाया बेटा? अवयव। अवयव में क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण। अवयव का ही भेद है ना। क्रिया विशेषण में रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण भेद पड़ा होगा। तो ये क्या है? एक तरीके से हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य या बोले जाने वाली बातों का क्रिया ही है, अर्थात रीति है, अर्थात ढंग है। ठीक है ना। रीतिवाचक में रीति रिवाज नहीं है, रीति अर्थात हमारे कार्य करने का ढंग, हमारे बोलने चलने का ढंग बताता है। तो इसीलिए क्या कहलाता है? अवयव। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अवयव। उदाहरण के लिए एक और मैं यहां लिखती हूं, देखो, यथा शक्ति। ठीक है, इसमें पूर्व पद क्या है? यथा, और उत्तर पद क्या है? शक्ति। योजक चिन्ह नहीं है। ये पहला पद अर्थात पूर्व, ये दूसरा पद अर्थात उत्तर। यथा का मतलब पूर्ण सहयोग, शक्ति तो क्या हो जाएगा? यथा शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। इसका हमने ये बनाया है, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथा क्या हो गया? हमसे जितना हो सकता है हम उतना ही करेंगे, है ना। अर्थात हमारी कार्य करने की जितनी शक्ति है हम उतनी करेंगे, है ना। तो यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो इसमें यथा क्या है? अवयव है। अवयव के भेद हमने पढ़े थे, विस्मयादि, संबंध, समुच्चय, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के अंदर रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है, जो हमारे कार्य करने के ढंग, बोल चाल अर्थात किसी भी तरीके से हमारी पूरी शरीर की क्रियाकलाप के ढंग को बताता है, वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। और ये इसी का एक पार्ट है और इसी के अनुसार इसकी विशेषता और अर्थ को बताता है। वो क्या कहलाता है? अवयवी भाव समास। अर्थात इसका पहला पद क्या हो? अवयव हो, अर्थात उस शब्द से हमारे क्रियाकलापों या हमारे रोजमर्रा की जीवन की बातें स्पष्ट हो रही हो और उनका अर्थ उसी तरीके से निकल रहा हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। चलिए एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। चलिए, बेखटके। वैसे बेखटके में खटके को अलग कर दो, बे उपसर्ग है, ठीक है। हाँ, उर्दू उपसर्ग आ जाएगा। बेखटके, तो इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे? बिना खटके, अर्थात बिना खटकाए हुए, बिना शोर किए हुए। तो हमारे कार्य करने का ढंग प्रत्यक्ष नजर आ रहा है ना, प्रतिष्ठित हो रहा है ना। तो बेखटके, तो इसमें पहला है बे, दूसरा है खटके, अर्थात खटके के बिना, बिना खटकाए हुए या बिना शोर किए हुए। तो इसमें बे क्या आएगा? अव्यव। अव्यव आ गया तो ये कौन सा समास बन गया? अव्ययी भाव समास बन गया। नीडर। मैं भी ना कभी कभी लंबे लंबे तीर खींच देती हूँ। नीडर, नी और डर, नी वैसे उपसर्ग है, डर भी एक शब्द है, ये शब्दांश है, ये शब्द है, दोनों मिलकर बने हैं निडर। अब डर और नी का अर्थ क्या हुआ? ना, डर के बिना, अर्थात ना डरने वाला, अर्थात डर रहित, है ना। डर के बिना अर्थात जो डरता ना हो, अर्थात डर रहित। तो इसमें नी क्या हुआ? अवयव। याद रखना, शब्द को अलग करके देखोगे तो वो खुद ही बता देगा मैं अवयव हूं, और वही क्या कहलाएगा? अवयव भाव समास कहलाएगा। अब अवयव भाव समास में एक और विशेषता आती है। उसकी विशेषता क्या है? जब कोई एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो, एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो या उसकी आवृत्ति दो बार होती हो, है ना, उसकी आवृत्ति क्या हो? दो बार होती हो, तो वहां भी क्या है? हम उसे क्या कहेंगे? अव्यव कहेंगे। और वो अव्यव से क्या बन जाएगा? अव्ययी भाव समास बन जाएगा। उदाहरण के लिए, हाथों हाथ। हाथों हाथ मतलब बिल्कुल एकदम से यूं चुटकी में काम करना, तो ये क्या हो जाएगा? हाथ ही हाथ में, ये विग्रह है और यहां ये क्या है? अव्ययी भाव समास।
एक और कर ले, कानो कान, मतलब किसी के कान में ना पड़े और काम भी हो जाए। कान ही कान में, खुद ही कह रहा है ही आएगा में आएगा, है ना। एक और कर लेते हैं, घड़ी घड़ी, मतलब बार बार। क्या घड़ी घड़ी मेरे पीछे घूम रहे हो, मतलब क्यों बार बार एक एक मिनट में मेरे पीछे बढ़ो। घड़ी घड़ी क्या आएगा, हर घड़ी मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। तो इसमें घड़ी घड़ी दोनों एक ही शब्द हैं, 2 बार आवृत्ति हुई है, घड़ी शब्द की पुनरावृत्ति भी हुई है, अर्थात दोबारा आया है। तो वहां कौन सा है, अव्ययी भाव समास। समझ गए बच्चों। मैं आशा करती हूं अच्छे से समझ गए होंगे, और समझना भी चाहिए। बिना समझे तो कोई काम हमारा हो ही नहीं सकता, हमें करना भी नहीं है। तो आइए कुछ छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों को हम जानते हैं। मैंने कहा ना, छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों को हम जानते हैं। जानना हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक है और हम जान भी लेंगे। कैसे, देखो, हमने समास किया और संधि भी की, इनके बीच ना थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम जान लेते हैं। देखो, संधि क्या है, 2 वर्णों का मिलन। समास क्या है, 2 पदों का मिलन। जब 2 पदों का मिलन होता है तो वो समस्त पद कहलाता है, और यहां 2 वर्णों का मिलन होता है तब वो संधि कहलाता है। समझ में आया आपको, बहुत छोटी मगर महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें जो घुड़सवार शब्द है, घुड़सवार, घुड़सवार जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर भी बना है, घोड़ा प्लस सवार, है ना। तो वो समास का उदाहरण है, ठीक है, घोड़ा प्लस सवार। लेकिन घोड़ा और सवार को संधि विच्छेद में, मैंने बताया भी था ये उदाहरण, संधि विच्छेद में भी आता है। कैसे, देखो, घोड़ा और सवार, ये 2 पद हैं, पूर्व पद उत्तर पद, लेकिन इनका संधि की वजह से मिलन हुआ। जैसे अड़ा और से, पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला, है ना। अड़ा, इसमें आ और इसमें ए, आ और ए क्या बन गया, ओ, घोड़ सवार। क्लियर हो गया ना, मैंने उस दिन भी आपको करके दिखाया था, ठीक है। ये समस्त पद हैं। संधि में वर्णों के मेल से, अर्थात वर्ण वर्ण आपस में टकराते हैं। अब वो वर्ण कितने प्रकार के हैं, 2। तो स्वर व्यंजन का मेल भी होता है, व्यंजन व्यंजन का मेल भी होता है, और इनकी ध्वनि का मिलन भी इन वर्णों में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। पर समास में ऐसा नहीं होता। समास में खाली 2 पद आपस में जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सतजन, अब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सज्जन। संधि का नियम याद है ना, संधि के नियम याद है ना, व्यंजन संधि के नियमों में देखना, त और ज जब ज में परिवर्तित हो जाते हैं, कब कौन सा तीसरा वर्ण जब मिल जाता है उसमें। गंगा तट, ये है संधि का उदाहरण, गंगा प्लस तट, गंगा तट, ये दोनों शब्द आपस में जुड़ गए। ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, लेकिन ये जब गंगा तट एक हो गया, अर्थात गंगा का किनारा, इसका अर्थ ये निकला। ये समासिक शब्द है, समस्त पद है, पदों का मेल हुआ है। पद कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, कौन से हैं, ये वाले। समझ में आ रही है मेरी बात, बहुत अच्छे से। हानि और लाभ का समास बनाने पर और समुच्चय बोधक का लोप हो जाएगा। देखो, हानि और लाभ, चाहे इसको इस तरह लिखो, हानि लाभ, चाहे इसको इस तरह लिखो, इसमें जो और अथवा या, मैंने कहा था द्वंद्व शब्द में ये प्रयोग होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द यूज हुआ है, समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा इनको विग्रह में डाला गया है। और यहाँ ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है, जो कि विस्मय सॉरी विराम चिन्ह में आता है। और ये सारे किस में आते हैं,
अवयव में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? हानि ला। अच्छा, समास पदों के बीच परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, समुच्चय बोधक लुप्त हो जाते हैं, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता, क्योंकि संधि में कहीं भी विग्रह करने के लिए विभक्ति चिन्ह या समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कुछ विशेष, समास प्रक्रिया में दोनों पदों के मेल से प्राय वर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। हाँ, होते हैं, और कुछ उदाहरण भी हम यहाँ देखें। देखो, एक उदाहरण है जन्मांध, दिख रहा है। इस उदाहरण में जन्म प्लस अंध अलग अलग कर दिए ना अपन, जन्म प्लस अंध, है ना, ये क्या बन गया? जन्मांध। लेकिन इसका संधि भी होता है, कैसे? जन्म में म ले लो और अ ले लो, इसमें मैं तोड़ दो, ए आ जाएगा, ए जमा ए क्या बन गया? आ, और ये म इसके साथ पूरा हो गया तो बन गया मा, तो ये क्या हो गया? जन्मांध। तो जन्मांध जो शब्द है वो संधि भी है और वो समास भी है, देख लो। इसी प्रकार पीतांबर बहुव्रीहि है और कर्मधारय भी है, पीला अंबर, ये बन गया कर्मधारय समास। पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीले वस्त्र कौन धारण करता है? कृष्ण, और विष्णु दोनों ही हैं, लेकिन हम इसमें कृष्ण को ज्यादा लेंगे, है ना। ये जो शब्द है वो संधि में भी आता है, पीला अंबर, और समास में भी आता है, ला जमा ए, ल को तोड़ा तो ले जमा आ जमा ए, ले आ ए क्या बन गया? ठीक है ना, तो ल ला, ठीक है, ल और आ क्या बन गया? पीला अंबर। ठीक है ना, संधि भी है और समास भी है, ए जमा ए आ, और पित जमा अंबर, पीला है जो अंबर अर्थात समास, इसमें बहुव्रीहि आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद नर अधम, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूं। नर अधम, परमानंद, पुरुषोत्तम, यहां लिख देती हूं, नरोधम, परमानंद, पुरुषोत्तम, पीतांबर, जन्मांध, दिख रहा है आपको? सेनापति। आप चाहो तो मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रही हूं, आप इन शब्दों को नोट कर सकते हैं। शस्त्र, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? लंबोदर, ये सारे क्या हैं? ये ऐसे शब्द हैं जो संधि में भी आते हैं और समास में भी आते हैं, पर समास में 2 पदों के रूप में और संधि में वर्णों के रूप में। ठीक है ना। लंबोदर का देखो, मैं आपको यहां तोड़कर दिखा देती हूं, यहां दिखा देती हूं, वो आप तब तक लोड कर लो। लंबोदर, लंब जमा उदर, ब ले लिया, उ ले लिया, संधि विच्छेद कर रही हूं, ब जमा अ जमा उ, अ जमा उ क्या बन गया? ओ, तो ये क्या हो गया? ब के साथ आया ओ, ये जुड़ बन गया बो, लंबोदर। क्लियर है? तो किस प्रकार लंबोदर एक संधि भी है और एक समासिक पद भी है। तो मेरे हिसाब से छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, बहुत सहायक रहेंगी, बहुत समझने वाली बातें हैं और आपको करनी भी चाहिए। इन समझदार बातों का प्रयोग करके जानिए, सीखिए समास को। अब थोड़ा सा आकलन कर लेते हैं। मैं कुछ प्रश्न यहां लिखती हूं, आप उनका उत्तर अवश्य दें। ठीक है, लिखूं प्रश्न कि नहीं लिखूं? बताओ मुझे, फटाफट कमेंट कर देना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कमेंट कर दिया, मैंने तब तक पानी पी लिया, मुझे बहुत प्यास लग गई थी। अब आपको बताना है आकलन समय। आकलन, मैं कुछ प्रश्न यहां लिख रही हूं। समास शब्द का अर्थ बताना है, संधि शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, दोनों में अंतर,
संधि और समास दोनों में अंतर बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न मैंने आपको दिया है। अच्छा, अब मैं कुछ समस्त पद देती हूं, उनका विग्रह करना है और विग्रह करने के साथ साथ मुझे उनके भेदों के नाम बताने हैं। देखो, समस्त पद अर्थात समास, फिर उनका विग्रह करो, फिर भेद बताओ। जैसे हाथों, हाथ, ठीक है। सचर, अचर, जीवन पर्यंत, बहुत आसान है, बता सकते हो, भूलना मत, उत्तर मुझे देने हैं। कंठगत, ये इतना लिखिए, फिर मैं बताती हूं, ठीक है। जीवन संग्राम, इनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए कि किस प्रकार होगा और किस प्रकार नहीं। अभी मैं कुछ लाइंस बोलती हूं, फिर आप मुझे बताना कि क्या मैंने सही बोला या गलत बोला या उसका उत्तर क्या हो सकता था। एक और लिख देती हूं, स्वाधीनता संग्राम। इनके उत्तर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा कौन से पाठ पर होगा या कौन सा चैप्टर में करवाऊंगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक और है चौराहा, भ्रष्टाचार। ये हैं कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 का विग्रह करें और भेद बताएं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दें और थोड़ा ध्यान से सुने। नंश तत्पुरुष में क्या पहला पद प्रधान होता है या नहीं, बता दें। शब्दों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, समस्त पद, समासिक पद या समास। द्विगु समास में क्या पहला पद संख्यावाची होता है या नहीं, या विशेषण होता है या नहीं, उत्तर लिखें। तो ये थी आपकी क्या कहते हैं आकलन परीक्षा। छोटी सी है, मैंने थोड़ी छोटी ही रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं दी। कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको देखिए, पढ़िए, समझिए, जानिए, मुझे उत्तर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इनके उत्तर भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो सबसे ज़्यादा और सही उत्तर देगा उसको मैं नाम बोलूँगी और उसको प्राइज़ भी मिलेगा। इसी के साथ जिसने प्रयास किया है वो भी अपना नाम डाले, उसका भी नाम लिया जाएगा। और आकलन करना उसका मेरा काम है और उसके उत्तर देना आपका कार्य है, काम है, भूले नहीं। इसी के साथ मैं रेणुजन विराम लेती हूँ। अभी के लिए समास समाप्त होता है। मैं मिलती हूँ आपको नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो में, नए रंग में, नए रूप में और नई नई कविताओं के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नया वीडियो आएगा तो आपको कैसे पता लगेगा, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय जिनेंद्र। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। कीप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।